स्वागत है आप लोग का हिस्ट्री क्लास 6 एनसीईआरटी के सीरीज़ में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रुद्रा क्लासेस। तो फ्रेंड्स, ये जो एनसीईआरटी की सीरीज़ हमारी चल रही है, तो ये हिस्ट्री का आवर पास्ट क्लास 6 का चैप्टर 2 है। आज हम इसको पढ़ेंगे। तो बाकी चैप्टर 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, तो जो चैप्टर 1 नहीं देखें वो वहाँ से देख लेंगे। एक सीक्वेंस में चला आ रहा है 6 to 12 पूरे एनसीईआरटी की एक सीरीज़ है। हिस्ट्री का मैं चला रहा हूँ, प्रियंका मैम आपका ज्योग्राफी के लेक्चर ले रही हैं। तो ये आवर पास्ट एनसीईआरटी क्लासेस का चैप्टर 2 है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। हमारे चैप्टर का नाम है ऑन द ट्रेल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल, यानी कि जो अर्लीस्ट पीपल थे उनके निशानों को हम उनके निशान पे चलेंगे, उनको खोजते चलेंगे, देखेंगे, उनका एविडेंस देखेंगे, क्या थे, क्या कैसे रहते थे, कैसे खाते थे, क्या करते थे। तो इसमें देखिए, इसमें एक छोटी सी कहानी एक्चुअली ये क्लास 6 के बच्चों को समझाने के लिए तो कहानी के तौर पे हर चीज़ उनको समझाने की कोशिश किया गया है। इसमें एक तुषार नाम का लड़का होता है जो ट्रेन में जर्नी कर रहा होता है और वो ट्रेन में खिड़की के किनारे बैठा होता है और हर चीज़ें देख रहा होता है कि जो तेज़ी से गुजर रही हैं। तो अचानक से उसके जो पापा होते हैं वो कहते हैं कि बेटा, क्या तुम्हें ये पता है कि 150 साल पहले ये ट्रेन स्टार्ट हुई है। तो फिर ये सोचने लगता है कि 150 साल ही पहले ट्रेन स्टार्ट हुई है और उसके पहले फिर लोग कैसे जर्नी करते थे, कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। और 150 साल भी पहले जब ट्रेन स्टार्ट हुई तो इतनी स्पीड नहीं थी। आज ट्रेन स्पीड इतनी ज़्यादा है, आज हम इतनी जल्दी पहुंच जाते हैं, पहले इतने देर में पहुंचते थे। और उसके पहले जब ट्रेन ही नहीं था फिर क्या होता है, ये सारी चीज़ें वो सोचने लगता है। तो यही एक छोटी सी कहानी इसमें लिखी हुई है। आइए आगे देखते हैं कि द अर्लीस्ट पीपल वाई वेयर दे ऑन द मूव। तो वी नो अबाउट people who lived in the subcontinent as early as 2 million years ago। तो 2 million years ago की ये बात कर रहा है। Today we describe them as a hunter gatherer। आज हम उनको हंटर गैदरर के तौर पे डिस्क्राइब करेंगे। द नेम कम्स फ्रॉम द वे इन विच दे गॉट देयर फूड। तो हंटर गैदरर्स, इनका नाम कैसे पड़ गया कि हंटिंग और गैदरिंग पे ही वो उनकी लाइवलीहुड थी, वो उसी पे टोटल डिपेंडेंट थे, इसलिए उनको हंटर गैदरर्स के नाम से जाना लगा। They hunted wild animals, caught fish and birds, gathered fruit, roots, nuts, seeds, leaves, stalk and eggs। तो वाइल्ड एनिमल्स को हंट करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे, बर्ड को हंट करते थे, फूड जुटाते थे। तो इन सारी चीज़ों पे ही, हंटिंग और गैदरिंग पे ही वो डिपेंड रहते थे। इसी वजह से उनका नाम भी हंटर गैदरर पड़ गया था। The immense variety of plants in a tropical land like ours mean that gathering plant produce was an extremely important means of obtaining food। तो गैदरिंग जो प्लांटों की जो गैदरिंग थी वो भी एक एक्सट्रीमली एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी लाइवलीहुड के लिए, वहाँ से भी वो फूड ऑब्टेन करते थे। टू हंट एनिमल और कैच फिश एंड बर्ड्स पीपल need to be alert, quick and have lots of presence of mind। to collect plant produce you need to find out which plants are plants of animal edible that is can be eaten। तो इसमें ये कहा गया है कि वो जो हंट करते थे, हंटिंग का करते थे, वो कोई आसान काम नहीं होता था। उसमें भी प्रेजेंस ऑफ माइंड की काफ़ी ज़रूरत होती थी, अलर्ट रहना पड़ता था। आपकी थोड़ी सी लापरवाही से जिस जानवर का शिकार कर रहे हैं वो भाग जाएगा। क्विक फास्ट होना पड़ता था और तो भी आसान काम नहीं था। और रही बात गैदरिंग की, जो प्लांट प्रोड्यूस से जो खाना इकट्ठा करते थे उसमें भी नॉलेज की ज़रूरत होती थी कि कौन सा प्लांट खाने वाली चीज़ है, कौन सा नहीं, कौन सी चीज़ें। और उसमें कुछ प्लांट्स, कुछ स्पीसीज जो थे कुछ पॉइजनस भी हो सकते थे। तो इन सारे चीज़ों के बारे में भी जानकारी होना बहुत ज़रूरी थी। तो कहने का मतलब कि हंटिंग और गैदरिंग पे जो उनका डिपेंडेंट था लाइवलीहुड, वो भी कोई ईजी नहीं था, ईजी टास्क नहीं था। यू ऑल्सो नीड टू फाइंड एंड आउट अबाउट द रीज़न व्हेन द फ्रूट्स राइपन। और इसमें यह भी कहा गया है कि अब फ्रूट कब, कुछ फ्रूट्स हैं जिनको कच्चा नहीं खाया जा सकता, जिनको अब पकने के बाद ही खाया जा सकता है। तो फ्रूट्स किस सीज़न में पकता है, किस सीज़न उसको खाना होता है, इसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो ऑल इट्स टॉक्स ऑल अबाउट दैट कि हंटिंग एंड गैदरिंग इज़ नॉट ईजी टास्क टू सर्वाइव ऑन दैट। ओके, देखिए अगला क्या है कि लिस्ट द स्किल्स एंड नॉलेज दैट द चिल्ड्रेन ऑफ दिस कम्युनिटीज़ हैड। डू यू हैव दिस स्किल एंड नॉलेज। देखिए इसने ये बात कहा है कि स्किल
एंड नॉलेज, उन कम्युनिटीज़ के बच्चों, उन कम्युनिटीज़ के जो भी बच्चे थे उनका स्किल एंड नॉलेज कितना था वो देखेंगे। और फिर पूछा गया है कि क्या कि आज के समय में क्या आपके पास इतना स्किल या नॉलेज है कि नहीं है। तो देखते हैं। देयर आर एटलीस्ट 4 रीज़न वाई हंटिंग गैदरिंग मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। देखिए 4 प्रमुख रीज़न इसने बताया है कि हंटर और गैदरर क्यों एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते थे। तो आइए देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्या कहता है कि इफ़ they had stayed at one place for a long time, they would have eaten up all the available plants and animals resources, therefore they would have to go elsewhere in search of food। देखिए एक छोटा सा मान लीजिए एक एरिया है, यहाँ पे हंटर और गैदरर रह रहे हैं, तो एक हंटिंग, एक एनिमल्स की जो संख्या उसकी भी एक सीमा होती है, वो सारे हंटिंग करके खा चुके हैं, प्लांट स्पीसीज है जितने भी फूड्स है उसको सारा कंज्यूम कर चुके हैं, अब यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, तो इनको ये जगह छोड़नी पड़ेगी, ये जगह से फिर दूसरी जगहों पे मूव करना पड़ेगा। एक सबसे पहला रीज़न ये था इनका एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करने का। दूसरा रीज़न क्या बताया है कि आइदर एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। देखिए एनिमल एक जगह से दूसरी जगह पे प्लेस करते थे, आइदर इन सर्च ऑफ स्मॉलर प्रे और इन द केस ऑफ डियर एंड वाइल्ड कैट इन सर्च ऑफ ग्रास एंड लीव्स, दैट इज़ वाई दोज हु हंटेड देम हैड फॉलोड टू देयर मूवमेंट। कुछ एनिमल्स होते थे जो कि अपने छोटे जो कैटल्स वो जिसका शिकार करते थे उसको शिकार करने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह पे वो एनिमल मूव करते थे। अब उन एनिमल्स को हमारे जो हंटर्स थे वो उनका शिकार करते थे, उस एनिमल का पीछा करते करते वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते थे। मतलब ये हंटर्स हैं, ये इस एनिमल्स का शिकार कर रहे हैं, ठीक है। सॉरी मेरी ड्राइंग बहुत गंदी है। तो ये एक एनिमल्स का शिकार कर रहा है और ये एनिमल भी किसी स्पीसीज़ का शिकार करता है। तो ये इस स्पीसीज़ की तलाश में ये एनिमल अपने इस हैबिटेट को छोड़ के दूसरी जगहों पे मूव करता है और फिर इनका शिकार करने के लिए अपने हैबिटेट को छोड़ के दूसरी जगहों पे मूव करता है। तो एक रीज़न ये भी है। तीसरा रीज़न क्या है कि प्लांट्स एंड ट्रीज बियर फ्रूट्स एंड डिफरेंट सीजन, सो पीपल में हैव मूव फ्रॉम सीजन टू सीजन इन सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट। तो जैसे आपको बताया कि जो प्लांट्स हैं होते हैं तो उनके भी फूड, जैसे वो अब आम का सीज़न है तो आम का सीज़न भी ठंडी में तो आम होता नहीं, उसका भी एक सीज़न होता है। तो वो भी एक रीज़न होता था कि एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करने का। जैसे कि अब जो माउंटेन एरियाज़ मान लीजिए वहाँ पे रेंजेस है तो वहाँ पे और यहाँ पे लो लैंड एरिया है तो ठंडी में यहाँ पे फ्रूट्स अलग, तो यहाँ पे फ्रूट्स एक का सीज़न अलग होता है, लो लैंड एरिया में फ्रूट का सीज़न अलग होता है। तो ये भी एक मूवमेंट का कारण होता है एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करने का। अब ये मान लीजिए माउंटेन एरिया में रह रहे हो, लो लैंड एरिया है, गर्मी का सीज़न है, आम यहाँ पे हो रहा है, जून के सीज़न में, जून जुलाई के सीज़न में हमारे वहाँ आम हो रहा है। तो यहाँ पे रह के क्या करेंगे, जाहिर सी बात है वहाँ से यहाँ पे आएंगे इस फ्रूट्स को खाने के लिए, क्योंकि ये भी गैदरर्स भी इनका सर्वाइविंग था, सबसे बड़ा लाइवलीहुड था, डिपेंडेंट था इनका लाइवलीहुड इस पर। तो ये भी एक रीज़न था कि ये जगह छोड़ के ये जगह पे आ गया। अच्छा देखिए चौथा कारण क्या समझ लेते, पीपुल प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर टू सर्वाइव, वाटर इज़ फाउंड इन लेक्स, स्ट्रीम्स एंड रिवर। ठीक है, आदमी हो, प्लांट हो, एनिमल हो, इनको भी सर्वाइव करने के लिए वाटर की बहुत ज़रूरत होती है। मेनी रिवर्स एंड लेक्स आर पेरेनियल वाटर विद वाटर थ्रू आउट द ईयर, अदर आर सीजनल, लिविंग ऑन देयर बैंक्स वुड हैव टू गो सर्च इन वाटर ड्यूरिंग द ड्राई सीजन। देखिए आपको सिंपली बस इसमें यही बोला गया कि प्लांट हो, एनिमल हो या इंसान हो, पानी की ज़रूरत सबको होती है। हमारी कुछ रिवर पेरेनियल और नॉन पेरेनियल होती हैं। जो पेरेनियल रिवर है, पेरेनियल रिवर में क्या है कि इसमें जो रिवर में जो पानी है वो मानसून पे डिपेंडेंट नहीं है। वो क्या होता है, ग्लेशियर से जो ग्लेशियर गलते हैं, उनसे गल के उनके ग्लेशियर जो मेल्ट होता है उनसे पानी जो आता है वो इन रिवर्स ये उन पे डिपेंड करते हैं। तो इसमें थ्रू आउट ये इनका मेल्टिंग होता रहता है, तो ये इनके रिवर में पानी हमेशा रहता है, ये पेरेनियल रिवर में। जो नॉन पेरेनियल रिवर है कि जो पेनिनसुलर रिवर है हमारे, उसमें क्या होता है सीज़न पे, मानसून सीज़न पे डिपेंड होता है। अभी जैसे मानसून का सीज़न, मानसून आ जाएगा जून में, तो जून में जब बारिश होती है तो इसमें खूब ज़्यादा पानी रहता है और जब ये मानसून ख़त्म हो जाता है तो इसमें जल्द पानी जो है धीरे धीरे सूख जाता है। तो फ्रेंड्स अब ऐसे आप अज्यूम करिए कि
हंटर गैदर्स यहाँ पे रह रहे हैं। यहाँ पे मानसून अभी खूब पानी है, तो यहाँ पे पानी पीने के लिए जंगली जानवर भी आ रहे हैं, और पानी की वजह से यहाँ के जो पेड़ है वो भी हरे भरे हैं। लेकिन जब ये सीज़न चला जाएगा, पानी ख़त्म हो जाएगा, तो ये जानवर भी यहाँ से चले जाएंगे, पेड़ भी सूख जाएंगे, और ये कहाँ पे चले जाएंगे? उन जगहों पे चले जाएंगे जो पेरिनेलियल रिवर है, जैसे अपना गैंगेटिक प्लेन है, जहाँ थ्रू आउट ईयर पानी रहता है। यहाँ पे पेड़ भी हमेशा रहेगा, जंगली जानवर भी हमेशा रहेंगे। तो जंगली जानवरों का शिकार करने के लिए हंटर भी रहेंगे, और पेड़ों से उसका फल्स वगैरह अपना लेने के लिए, खाना लेने के लिए, गैदरिंग करने के लिए गैदर्स भी रहेंगे। और पानी की ज़रूरत तो इंसानों को भी होती है, तो इंसान भी यहीं पे रहेंगे। तो ये भी एक चौथा कारण है एक जगह से दूसरे जगहों पे मूव करने का। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्या है, हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपुल्स। तो हंटर और गैदरर्स के बारे में हमें बहुत सारे एक्सकवेशन में जो चीज़ें मिली है, जो कुछ टूल्स मिले हैं, जिस टूल्स से हमें ये पता, उनके बारे में कुछ और पता लगाने में आसानी हुई है। पीपल मेड एंड यूज टूल्स ऑफ स्टोन एंड वुड एंड बोल विच स्टोन्स हैव सर्वाइव बेस्ट। तो पीपल जो टूल्स बनाते थे स्टोन से, लकड़ी से और बोन से बनाते थे, लेकिन जो स्टोन्स के होते थे वो बहुत ही अच्छे होते थे और लंबे टाइम तक सर्वाइव करते थे। तो ये रहे टूल्स, इनके देख लीजिए थोड़ा सा, एक कुछ सेकंड के लिए रोकता हूँ यहाँ पे। ये टूल्स है, ये जनरली शिकार करने के लिए भी बनाया जाता था। ये जनरली क्या, मैक्सिमम तौर पे शिकार करने के लिए इन टूल को बनाते थे लोग। आई एम सॉरी। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्टोन टूल्स। ये जो टूल्स है, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ द अर्लीस्ट स्टोन टूल। ठीक है फ्रेंड्स, अर्लीस्ट स्टोन टूल का एग्जाम्पल है बी क्या कह रहा है कि दीज वेयर मेड सेवरल थाउजेंड ईयर से लेटर। ये सबसे पुराना ये था, उसके कई हज़ार साल बाद ये सारे टूल्स बने थे। और सी में क्या है कि दीज वेयर मेड लेटर स्टिल, ये भी बहुत बाद में बने थे। डी क्या कह रहा है ये कि दीज वेयर मेड अबाउट 10,000 ईयर्स से, को ये 10,000 साल पहले 10,000 साल पहले बने थे ये टूल। और ये क्या है, दीज आर नेचुरल पेबल्स। और ये जो है ये कोई टूल्स नहीं है, नेचुरल पेबल्स हैं। देखिए फ्रेंड, पेबल्स और कॉबल्स क्या होता है, ये पत्थर होते हैं। जब नदियाँ बहती हैं तो अपने साथ छोटे मोटे, छोटे बड़े, हर साइज के पत्थर लेकर आती है, तो कॉबल्स, पेबल्स ये सारे कहलाती है। तो ये जो पत्थर है फ्रेंड्स, ये आपके पेबल्स हैं। कॉबल्स थोड़े बड़े होते हैं, ये पेबल्स पत्थर हैं जो छोटे पत्थर थे। ये सारी चीज़ें आपको ज्योग्राफी में बताई जाएगी, बट मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ आपको। सम यूजेस ऑफ स्टोन्स टूल्स आर गिवन बिलो। Make a list of what these tools were used for and try and decide which of these tasks could be performed using a natural pebbles. Give reason for your answer. तो देखते हैं फ्रेंड्स, some of these stone tools were used to cut meat and bone, scrape bark and hides, chop fruit and roots. देखिए कुछ पत्थर इसमें वो क्या क्या यूज होते थे, मीट को कट करने के लिए भी यूज होते थे, मीट को, बोन को कट करने के लिए इसको यूज होते थे। स्क्रैप बार, और जो ट्रीज़ होते थे, ट्रीज़ के छिलके को, बार को जो छिलने के लिए भी काम आते थे। और एनिमल के स्किन्स को भी ये यूज़ करते थे, इसके लिए उसको भी निकालने का काम आता था। फ्रूट्स को भी काटते थे, और रूट्स को भी, पेड़ों के रूट्स को भी काटने का काम आता था। ये सारी चीज़ें यूज करते थे। मे हैव बीन अटैच टू हैंडल्स ऑफ बोन्स और वुड। तो ये जो बोन्स होते थे, बोन्स के जो वेपन्स होते थे और वुड्स के जो वेपन होते थे, उसके हैंडल में भी इस स्टोन्स को ये यूज़ करते थे। टू मेक स्पेयर्स एंड एरोज फॉर हंटिंग। ठीक है, इसको अपने एरोज, जो तीर होता था, उसके आगे इस नुकीले पत्थर को लगा देते थे शिकार करने के लिए, उसमें भी यूज करते थे। अपने एरोज में भी, स्पीयर्स में भी, भाले में भी, तलवार में भी, उसका तलवार टाइप में भी, भाले में भी, चाकू की तरह भी इसको यूज करते थे। टूल्स वेयर यूज टू चॉप वुड। पेड़ को भी काटने का काम आता था। विच वॉज यूज एज अ फायर वुड। ठीक है, पेपर को, पेड़ को भी काटने का काम आता था। और फिर पेड़ को लकड़ियों को क्या करते थे, वो फायरवुड का जलाते भी थे। वुड वाज आल्सो यूज्ड टू मेक हट्स एंड टूल्स। और लकड़ियों का काम से क्या, झोपड़ी भी बनाते थे लोग लकड़ियों से। देखिए, स्टोन टूल्स में आल्सो हैव बीन यूज्ड फॉर, किसके लिए और यूज होता था, लेफ्ट में क्या दिखाया गया फ्रेंड्स, डिगिंग द ग्राउंड टू कलेक्ट एडिबल रूट्स। तो जो रूट्स खाने लायक होते हैं, जिनको खाया जा सकता था, उसको इस नुकीले पत्थर से खोद के उस रूट्स को काट के निकालते थे, उससे खाते थे। राइट में क्या क्या है कि स्टिचिंग क्लोथ्स मेड आउट ऑफ एनिमल स्किन। तो एनिमल को शिकार करके उसका जो स्किन निकालते थे, उससे क्लोथ बनाते थे। इस देखिए, स्टूल से सिलाई करते थे उस एनिमल स्किन के, और उसके एनिमल्स को जो स्किन होता था उसको पहनते थे ये लोग।
तो स्टिचिंग के भी काम आता था और शिकार के हर काम आता था, मल्टीपर्पज़ वर्ड था। काफ़ी इंटेलिजेंट लोग थे वो, उनको सिर्फ हंटर और गैदरर्स ऐसे ही मत समझिए। All the choosing a place to live in, all the places marked with red triangles are sites from which archaeologists have found evidence of hunter and gatherer lived in many more places। देखिए एक मैप दिया गया, इस मैप में बताया गया है कि कहाँ कहाँ पे हंटर एंड गैदरर्स का एविडेंस ज़्यादा तौर पे मिला हुआ है। और वनली सम आर सोन में मेनी साइट्स वेर लोकेटेड नियर सोर्स ऑफ वाटर सच एज रिवर एंड लेक। और सबसे ज़्यादा साइट कहाँ पे मिला है, जहाँ पे रिवर्स और वाटर्स रहते हैं। आपको बताया था कि रिवर्स जहाँ रहता है वहाँ पे एनिमल्स भी होते हैं, प्लांट्स भी होते हैं, और इन दोनों का शिकार करने के लिए और खाना इकट्ठा करने के लिए इंसान भी होते हैं, और इंसान को पानी की आवश्यकता होती है। तो तीनों एक ही जगह मिल जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा साइट कहाँ पर मिले हैं, रिवर के किनारे ही मिले हैं। तो थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए बुरज़हम आपको जम्मू एंड कश्मीर में, ऊपर कश्मीर में बुरज़हम, यहाँ पे एनिमल जब आप और डीप में इसको पढ़ेंगे आगे आपको बताएंगे भी। तो यहाँ पे डॉग का भी एविडेंस बुरज़हम में ही मिला था, आपको बता देता हूँ। ये मेहरगढ़ का साइट पाकिस्तान में, यहाँ भी मिले थे। कोल्डिहावा, महागड़ा, चिरांद, कोलकाता, दार्जिलिंग, हेडी, ठीक है, इनाम गाँव, मुंबई, हल्लूर, ब्रह्मगिरी, पय्यमपल्ली, अदिचनाल्लूर, ये सारी चीज़ें। कुरनूल केव्स, देखिए कुरनूल केव्स में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मिली थी, अभी आपको आगे बताऊंगा। तो देखते हैं इसको। और एज स्टोन्स टूल्स वेर इंपॉर्टेंट, पीपल ट्राई टू फाइंड प्लेसेस वेयर गुड क्वालिटी स्टोन वॉज ईजिली अवेलेबल। प्लेसेस वेयर स्टोन वॉज फाउंड एंड वेयर पीपल मेड टूल्स आर नोन एज फैक्ट्री साइट्स। देखिए स्टोन टूल्स जो होते थे वो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी, के लाइवलीहुड के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता था। तो पीपल वही जगह पे अपना वो जगह खोजने की कोशिश करते थे जहाँ पे ये टूल्स, यहाँ पे जो स्टोन्स हैं अच्छे क्वालिटी का हो और इजी अवेलेबल होने के लिए। प्लेसेस वेयर स्टोन वॉज फाउंड एंड पीपल मेड टूल्स आर नोन एज फैक्ट्री साइट्स। तो प्लेसेस जहाँ पे स्टोन्स पाए जाते थे और पीपल्स वहाँ जहाँ पे उस टूल्स को बनाते थे उसको क्या कहते हैं, फैक्ट्री कहते हैं। देखिए उस टाइम पे फैक्ट्री साइट्स किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो प्लेसेस वेयर स्टोन वाज फाउंड एंड पीपल्स मेड टूल्स, तो सिंपली बात है, जहाँ स्टोन फाउंड हो और जहाँ पीपल्स उसका टूल्स बनाते हो वो फैक्ट्री है। हाउ डू वी नो वेयर दिस फैक्ट्रीज वेयर, तो कैसे पता चला कि फैक्ट्रीज कहाँ पे हैं। वी फाइंड blocks of stone tools that were made and perhaps discarded because they were not perfect and chips of waste stone left behind at this site। तो इन साइट्स में जब एक्सकवेशन में हमें क्या मिला, कुछ ऐसे पत्थर मिले जो जिसका शेप अच्छा नहीं आने पे उनको छोड़ दिया गया था, उनको फेंक दिया गया था परफेक्ट शेप नहीं आने की वजह से। कुछ ऐसे वेस्ट स्टोन भी मिले हुए थे, तो इससे पता चला कि यहीं पे ये लोग स्टोन्स बनाते थे और ये इन लोग की फैक्ट्री थी। जैसे कि फ्रेंड्स अगर कहीं पे कारपेंटिंग का काम हो रहा है तो ज़रूर कहीं पे लकड़ियाँ, बहुत सारी वेस्ट लकड़ियाँ निकलती हैं, तो उन वेस्ट लकड़ियों को देख के हम ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे कारपेंटिंग का काम हो रहा था। तो ठीक इसी प्रकार इस तरीके से पता लगाया गया था कि स्टोन कहाँ पर है। Sometimes people lived here for longer spells of time. These sites are called habitation cum factory। देखिए कुछ जगहों पे हैबिटेशन कम फैक्ट्री क्या होता है कि कुछ ऐसे साइट्स थे जहाँ पे पीपल्स परमानेंट रहते थे, जहाँ इनका हैबिटेशन था, और यहाँ पे ये टूल्स जो स्टोन्स हैं वो भी, उनकी भी अवेलेबिलिटी काफ़ी ईजिली प्रोवाइड थी, वहाँ पे अवेलेबल था, ईजिली अवेलेबल था, तो वहाँ पे रहते भी थे और जो स्टोन्स था उनसे टूल्स भी बनाते थे। तो ये क्या हो गया, हैबिटेशन क्यों फैक्ट्री। हैबिटेशन मतलब यहाँ पे रहते भी थे और यहीं पे फैक्ट्री भी थी उनकी, यहीं पे टूल्स भी बनाते थे। देखिए भीमबेटका कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। सम साइट्स नोन एज हैबिटेशन साइट्स, ये हैबिटेशन साइट्स है भीमबेटका, यहाँ पे ये लोग रहते थे। आर प्लेसेस वेयर पीपल लिव्ड, ठीक है। दीज इंक्लूड्स केव एंड रॉक शेल्टर सच एज वन सोन हियर, ठीक है। तो ये भीमबेटका में यहाँ जो केव था और यहाँ के जो बड़े बड़े पत्थर्स थे, रॉक शेल्टर्स थे, इसके अंदर ये रहते भी थे। पीपल चूज दीज नेचुरल केव्स बिकॉज दे प्रोवाइड शेल्टर फ्रॉम द रेन, हीट एंड विंड। तो ये जगह क्यों चूज़ की कि यहाँ पे इजिली रह सकते थे, बारिश से भी बच सकते थे, गर्मी से भी बच सकते थे, इसलिए जगह को चूज किया। नेचुरल केव्स एंड रॉक शेल्टर्स आर फाउंड इन द विंध्याज एंड द डेक्कन ट्रैप। तो डेक्कन प्लेट्यू, तो जो नेचुरल केव्स थे कहाँ पे फाउंड किए गए थे, जहाँ पे इनका साइट था वो विंध्याज रेंज में और डेक्कन प्लेट्यू में। दीज रॉक शेल्टर और
क्लोज टू द नर्मदा वैली, और ये किसके नर्मदा वैली के क्लोज भी था। देखिए फ्रेंड्स, ये इसी जगह को क्यों चूज़ किया, विंध्यास और डेक्कन ट्रैप्स को। जैसे आपको बताया था मैं, ये जो विंध्यान रेंज है, तो विंध्यान और सतपुरा के बीच से नर्मदा रिवर निकलती है। तो नर्मदा के आसपास पानी है, तो पानी के आसपास ये रहते थे जानवर भी और पेड़, हर चीज़ इजीली अवेलेबल था। इसी के पास डेक्कन, ये जो डेक्कन प्लेट्यू है और जो विंध्यान रेंज है, यहाँ पे नेचुरल केव्स भी हैं, तो उस केव्स में इजीली वो रह भी सकते थे। वहाँ पे अपना हट्स बनाने की ज़रूरत नहीं थी, इजीली वहाँ पे रह सकते थे। बड़ा बड़ा रॉक शेल्टर्स था जहाँ पे वो बारिश से भी बच सकते थे, धूप से भी बच सकते थे। पानी होने, नदियाँ होने के कारण इसके किनारे हैबिटेशन, इनका लाइवलीहुड बहुत ईजिली अवेलेबल था, हर चीज़ें, तो ये इनकी लाइवलीहुड भी ईजी थी। इस वजह से इन्होंने इस जगह को चूज़ किया था। तो देखिए ये यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, कैन यू थिंक ऑफ वाई पीपुल चूज टू लाइव हियर। तो ये आपको बता चुका हूँ कि क्यों उन्होंने यहाँ इस जगह को चूज़ किया था। देखिए इसमें एक बड़ा मज़ेदार चीज़ें पूछा हुआ है, इफ़ यू हैड टू डिस्क्राइब द प्लेस यू लिव इन विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स यू चूज़। जैसे कि अगर हम लोग जिस जगहों पे रह रहे हैं तो हम लोग उस जगहों को क्या नाम देंगे, हैबिटेशन का नाम देंगे, फैक्ट्री का नाम देंगे, हैबिटेशन क्यों फैक्ट्री का नाम देंगे, या कुछ और नाम देंगे। तो प्लीज़ आप लोग सोच के बताइएगा, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। देखिए इसमें दिखाया है कि स्टोन, हाउ स्टोन टूल्स वेयर मेड, वन ऑफ द टू टेक्निक इज शोन इन दिस इलस्ट्रेशन। तो दो टेक्निक इसमें बताया गया है, उस टेक्निक को हम पढ़ेंगे। इस टेक्निक से टूल बनाते थे। स्टोन्स वे आर प्रॉबेबली मेड यूजिंग टू डिफरेंट टेक्निक। द फर्स्ट इज कॉल्ड स्टोन ऑन स्टोन। पहला है स्टोन को स्टोन पर मार के एक बनाते थे स्टोन। द पेबल्स फ्रॉम विच द टूल वॉज टू बी मेड, आल्सो कॉल्ड द कोर, was held in one hand and another which was used as a hammer was held in the other hand. The second stone was used to strike a flex from the first till the required shape was। देखिए एक पत्थर, एक मोटा पत्थर लेके, एक छोटा पत्थर लेके, दूसरे पत्थर को जो हाथ में है ये गोल वाला पेबल, इसको वो पेबल से, जैसा पेबल आपको बताया था क्या था, तो पेबल से एक दूसरे पत्थर को मार मार के जो भी शेप चाहिए था उस शेप में एक टूल्स को तैयार कर रहा है ये आदमी। तो एक टूल्स, इस एक पत्थर को दूसरे पत्थर पे मार के हैमर की तरह यूज के एक टूल बना रहा है। दूसरा प्रेशर फ्लेकिंग, हियर द कोर वाज प्लेस्ड ऑन अ फॉर्म सरफेस, द हैमर स्टोन वाज यूज्ड ऑन अ पीस ऑफ बोन और स्टोन दैट वाज प्लेस्ड ऑन द कोर टू रिमूव फ्लेक्स दैट कुड बी शेप्ड इनटू टूल्स। देखिए एक पहला तो है कि हैमर ऑन स्टोन ये हो गया। दूसरा क्या हो गया कि एक प्रेशर फ्लेकिंग मेथड है कि द कोर वाज प्लेस्ड ऑन अ फॉर्म सरफेस। ये जो कोर पत्थर है इसको एक फॉर्म सरफेस पे, जब पेबल्स को कोर सरफेस कहा गया, तो इसको एक सरफेस पे रख के दूसरे पत्थर को हैमर की तरह यूज़ करके उसको एक अच्छा सा शेप दे, उसको मार के हैमरिंग करके एक दूसरा शेप दे देना। तो प्रेशर फ्लेकिंग, और दूसरा क्या है, और पहला क्या, स्टोन ऑन स्टोन, दूसरा क्या है प्रेशर फ्लेकिंग। फाइंड आउट अबाउट फायर। देखिए अब फायर के, अब जैसे भी अभी आपको पीछे में बताया था कि अभी मैप में कुरनूल केव दिया था, कुरनूल केव के बारे में वहाँ पे नहीं बताया क्योंकि यहाँ पे चीज़ें दी हुई थी। ट्रेसेस ऑफ ऐश हैव बीन फाउंड हियर। जो राख है वो राख कहाँ पे मिला था हमको, कुरनूल केव में मिला था। कुरनूल केव कहाँ पे है फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश में। दिस सजेस्टेड दैट पीपुल वेयर फेमिलियर विद द यूज़ ऑफ फायर। तो इससे क्या हमें पता चलता है कि पीपुल जो थे फायर से फेमिलियर थे, उनको आग जलाना जानते थे। फायर कुड हैव बीन यूज फॉर मेनी थिंग्स एज सोर्स ऑफ लाइट्स, कुक्स, मीट, स्केयर अवे एंड। देखिए वो फायर किन चीज़ों के लिए यूज़ करते थे, लाइट के लिए भी, खाना पकाने के लिए भी, और अन्य जंगली जानवरों को अपने से दूर रखने के लिए भी आग जलाया करते थे। तो कुरनूल के आंध्र प्रदेश में वहाँ पर राख मिला था, जो कि एविडेंस, एक हमें टाइट एविडेंस देता है कि वो एंशिएंट हंटर गैदरर्स आग का यूज़ करते थे कि नहीं। तो इसका, इससे हमें क्या पता चलता है कि वो करते थे। चेंजिंग एनवायरनमेंट, देखिए अराउंड 12,000 ईयर्स एगो देयर वेयर अ मेजर चेंज इन द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड। 12,000 साल पहले क्लाइमेट में चेंज हुआ था, विच द शिफ्ट टू रिलेटिवली वार्म कंडीशन, जो कि फिर कैसे शिफ्ट हुआ, वार्म कंडीशंस की तरफ शिफ्ट हुआ। एनवायरनमेंट वार्म हो गया था इन मेनी एरियाज। लेकिन इस वार्म होने की वजह से क्या हुआ, दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड। बहुत सारे एरियो पे ग्रासलैंड का डेवलपमेंट हुआ। दिस इन टर्न लेड टू एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ दी, और कुछ जगहों पे क्या हुआ कि और ग्रासलैंड इंक्रीज हुआ बहुत से जगहों पे, ग्रासलैंड
का जब डेवलपमेंट हो गया, ग्रासलैंड होने की वजह से डियर भी हो गए कि उनको खाने के लिए, एंटीलोप भी आए, गोट भी आए, सिप भी आए, बहुत सारे कैटल्स भी आए। दैट इज़ एनिमल दैट सर्वाइव्ड ऑन ग्रास, वो सारे एनिमल्स पैदा हुए हैं जो कि ग्रास पे सर्वाइव करते थे। Those who hunted these animals now followed them, learning about their food habitat and their breeding seasons. It is likely that this helped people to start thinking about herding and rearing these animals themselves. Fishing also became an important. तो ये जो भी थे और ये जो भी ग्रासलैंड्स को खाने वाले जो भी जानवर थे, फिर इनका हंटर्स जो थे हंटिंग स्टार्ट कर दिए थे अपने उनको अपने लाइवलीहुड के लिए। और देखिए फिशिंग उस टाइम पे भी एक इम्पॉर्टेंट लाइवलीहुड इस पे भी डिपेंड करती थी, फिशिंग पे भी। तो अगर कहीं क्वेश्चन से पूछता है कि फिशिंग वाज एन इम्पॉर्टेंट लाइवलीहुड फॉर हंटर एंड गैदरर्स, तो यह स्टेटमेंट ट्रू है। एक क्वेश्चन किसी भी टाइप में आपके सामने आ सकता है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, हर चीज़ आपको पता होनी चाहिए। दिस वॉज ऑल्सो अ टाइम व्हेन सेवरल ग्रेन बियरिंग ग्रासेज इंक्लूडिंग व्हीट, बार्ले एंड राइस ग्रीव नेचुरल इन डिफरेंट पार्ट ऑफ साउथ कॉन्टिनेंट। और वो 12,000 साल पहले जो नेचुरल क्लाइमेट का जो चेंज हुआ था, उससे वही वो समय था। उस समय पे बहुत जो सब कॉन्टिनेंट्स थे, उस सब कॉन्टिनेंट्स पे बहुत जगहों पे ग्रासलैंड तो हुआ ही हुआ, साथ में बहुत सारी क्रॉप्स भी ग्रो करना स्टार्ट करते गए, जैसे वीट हो गया, बार्ले हो गया, राइस हो गया, ये सारी चीज़ें भी ग्रो करने लगी। जैसे पिछले लेक्चर, आप मेरा फर्स्ट जब लेक्चर देखेंगे चैप्टर 1 का, तो उसमें बताया गया है कि वीट और बार्ले कहाँ पे हुआ है और राइस उस टाइम पे सबसे पहले ग्रो कहाँ हुई है, सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो आप उसको देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी गई है। और men, women, children probably collected these grains as food and learned where they grow and when they reap। तो जो आदमी थे, औरतें थे, बच्चे थे, वो इन सारे फूड ग्रेन्स को इकट्ठा किए और इसको ग्रो कैसे करना है ये भी लर्न किया। और जो भी फल थे, पेड़ थे, ये कब राइपन्ड होंगे, ये जो भी प्लांट लगा रहे हैं ये कब ये फल देगा। जैसे चावल कहीं भी गेहूँ बो दिया और गेहूँ कब तैयार होगा, खाने लायक दाने कब होंगे उसमें, इसको भी ये चीज़ सीख गए। और उसके बाद से ये दिस मे हैव लेट देम टू थिंक अबाउट ग्रोइंग प्लांट ऑन देयर ओन। और ये चीज़ उनको ये भी सिखाया कि अपना ही प्लांट खुद अपने लिए लगाना भी सीख गए। देखिए नेम्स एंड डेट्स कुछ हम पढ़ लेते हैं। फ्रेंड्स, आर्कियोलॉजिस्ट हैव गिवन लेंदी नेम फॉर द टाइम दैट वी आर स्टडिंग। दे कॉल द अर्लीस्ट पीरियड को आर्कियोलॉजिस्ट ने पैलियोलिथिक का नाम दिया है। ये कहाँ से आता है? ग्रीक से आता है। ग्रीक्स के दो नाम से, पेलियो मतलब क्या होता है? ओल्ड, और लिथोस मतलब क्या होता है? स्टोन, यानी कि स्टोन एज। गॉट इट फ्रेंड्स? पेलियोलिथिक मतलब स्टोन एज। कैसे? पेलियो मतलब क्या होता है? पेलियो ये ग्रीक वर्ड है, पेलियो और लिथिक दोनों ग्रीक वर्ड है। पेलियो का मतलब क्या हो गया? ओल्ड, और लिथोस मतलब क्या हो गया? स्टोन। तो स्टोन एज, पेलियोलिथिक ही हमारा स्टोन एज था। अब आपको नहीं बोलेगा। द नेम पॉइंट्स टू द इम्पॉर्टेंट फाइंड ऑफ stone tools. The Paleolithic period extends 2 million year ago to about 12,000 साल एगो। 2 मिलियन से 12,000 साल एगो तक का पेलियोलिथिक का टाइम रहा था। दिस लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ टाइम इज डिवाइडेड इनटू द, और ये इतना लॉन्ग टाइम जो है 3 पार्ट में डिवाइड था, लोअर पेलियोलिथिक, मिडिल पेलियोलिथिक और अपर पेलियोलिथिक। ठीक है, दिस लॉन्ग स्पेन ऑफ टाइम कवर्स 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। तो जो ह्यूमन हिस्ट्री रही है हंटर गैदरर्स की, वो 99% हमारी पेलियोलिथिक ही कवर करके रखी हुई है। दिस पीरियड व्हेन वी फाइंड इन्वायरमेंटल चेंजेस, इस पीरियड में इन्वायरमेंटल चेंजेस क्या हुए? बिगिनिंग अबाउट द 12,000 ईयर एगो टिल अबाउट 10,000 ईयर्स एगो इज कॉल्ड द मेसोलिथिक। ठीक है, देखिए जो लोअर, मिडिल और अपर, अभी जैसा कि हमने पढ़ा है लोअर, मिडिल और अपर, तो जो मिडिल पेलियोलिथिक था, यानी कि मिडिल स्टोन एज था। मिडिल स्टोन एज 12,000 साल से 10,000 साल तक का चला था, उसको हम मेसोलिथिक पीरियड कहते हैं, यानी कि मिडिल स्टोन एज कहते हैं। स्टोन टूल फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड आर जनरली टीनी एंड आर कॉल्ड माइक्रोलिथ। तो जो मेसोलिथिक का टाइम था, मेसोलिथिक में छोटे छोटे पत्थर्स के टूल्स होते थे, टाइनी पत्थर, छोटे पत्थर के टूल होते थे, इनको माइक्रोलिथ्स भी कहते हैं। जो छोटे छोटे पत्थर्स के टूल होते थे उसको माइक्रोलिथ्स भी कहते हैं। तो मेसोलिथिक का टाइम फ्रेंड्स वही जो पेलियोलिथिक में 3 पार्ट था, तो जिसमें मिडिल पेलियोलिथिक था, उसी को ही मेसोलिथिक का भी टाइम कहते हैं। और मेसोलिथिक में छोटे छोटे पत्थर का उपयोग करते थे, जिसको माइक्रोलिथ भी कहते हैं। और ये 12,000 से 10,000 साल तक चला था।
ठीक है फ्रेंड्स। माइक्रोलिथ्स वेर प्रोबेबली स्टक ऑन टू हैंडल्स ऑफ बोन्स और वुड टू मेक टूल्स सच एज सॉज एंड सिकल्स। एट द सेम टाइम ओल्डर वेराइटीज ऑफ टूल कंटिन्यू टू बी इन। देखिए ओल्डर पैलियोलिथिक टाइम पे ओल्डर वेराइटी के जो टूल्स थे वो तो चलते ही आ रहे थे, साथ में ये छोटे छोटे जो माइक्रोलिथ्स जो हुए हैं वो उसको बोन्स के या और जगहों के हैंडल्स में यूज़ कर, छोटे छोटे जगहों पर पत्थरों को लगाकर यूज करते थे। द नेक्स्ट स्टेज फ्रॉम अबाउट 10,000 ईयर्स एगो इज नियोलिथिक। और 10,000 साल पहले का समय क्या था हमारा? नियोलिथिक टाइम था। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए बहुत अच्छे से इसमें समझाया है। नियोलिथिक के बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। वी हैव आल्सो मेंशन द नेम ऑफ सम प्लेसेस, यू विल फाइंड द नेम ऑफ मेनी पीपल्स मेनी मोर प्लेसेस इन लेटर चैप्टर। वेरी ऑफन वी यूज present day names of the places where people lived in the past because we did not know what they called them। देखिए फ्रेंड्स थोड़ा सा और देख लेते हैं। रॉक पेंटिंग और रॉक पेंटिंग एंड व्हाट दे टेल अस। वो पहले जो रॉक पेंटिंग करते थे उनके बारे में जानना देखते हैं और वो क्या हमें बताना चाह रहे थे या बताए हैं उस पेंटिंग के जरिए, वो भी समझेंगे। अब पेंटिंग फ्रॉम अ रॉक शेल्टर डिस्क्राइब द पेंटिंग। ये रॉक शेल्टर एक पेंटिंग हमें मिली थी। ये पेंटिंग क्या डिस्क्राइब करती थी? पेंटिंग क्या डिस्क्राइब करती है? ये क्या फ्रेंड्स एक एनिमल्स है और ये क्या है? एक हंटर है, यानी कि ये इसका शिकार कर रहा है। ठीक है। Many of the caves in which these earliest people lived have painting on the wall। तो जो ये जिस केव में रहते थे उसी केव के वॉल पे पेंटिंग करते थे। Some of the best example are from मध्य प्रदेश एंड साउदर्न उत्तर प्रदेश। तो मध्य प्रदेश और साउदर्न उत्तर प्रदेश के केव में इसका एविडेंस मिला हुआ है। दिस पेंटिंग शोड वाइल्ड एनिमल ड्रॉन विथ ग्रेट एक्यूरेसी एंड स्किल। तो वाइल्ड एनिमल जो है ग्रेट एक्यूरेसी एंड स्किल्स के साथ ड्रॉन किया गया पत्थरों पर। Who did what? Is there any way of finding out whether women hunted or men made stone tools? Whether women painted or men gathered fruits? क्या इसने ये पूछा, सिंपली ये पूछा गया है कि क्या कहीं ये डिस्क्राइब है कि वुमेन शिकार करती थी और मेंस जो है फूल पत्तियाँ सब्जियाँ गैदरर्स ये सारी चीज़ें जुटाती थी, या वुमेन्स टूल्स बनाती थी और मेंस जो है सब्जियाँ इकट्ठा करते थे? या इसका कहने का मतलब ये क्या कहीं ये एविडेंस मिला है कि वुमेन शिकार करती थी और मेंस घरेलू काम करते थे, छोटा मोटा काम करते थे? वी डू नॉट रियली नो। एक्चुअली हमें ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला है, हमको ये चीज़ें नहीं पता है। हाउएवर देयर एटलीस्ट दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। क्या क्या? इट इज़ लाइकली दैट बोथ मैन एंड वुमेन मे हैव डन मेनी ऑफ दीज थिंग्स टुगेदर। या तो मैन और वुमेन दोनों ये सारी चीज़ें एक साथ करते थे। इट इज़ पॉसिबल दैट सम टास्क वेयर डन ओनली बाय वुमेन एंड अदर ओनली बाय मैन। और ये भी पॉसिबल है कि कुछ टास्क सिर्फ मैन द्वारा किया जाता था और कुछ सिर्फ वुमेन द्वारा किया जाता था। और आगे दोबारा देयर कुड हैव बीन डिफरेंट प्रैक्टिसेस इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। और ये भी संभव है कि हर सब कॉन्टिनेंट पे डिफरेंट टाइप की चीज़ें प्रैक्टिसेस की जाती थी। तो ऑस्ट्रिचेस का देख लेते हैं फ्रेंड्स। ऑस्ट्रिचेस का फाउंड हुए थे, ये पैलियोलिथिक पीरियड में फाउंड हुए थे। और सबसे लार्ज क्वांटिटी में ऑस्ट्रिच के अंडे जो है कहाँ पे मिले थे? ये पटने कहाँ है? महाराष्ट्र में, वहाँ पे मिले थे। डिज़ाइंस वेयर इनग्रेव्ड इन सम पीसेस वाइल बिड्स आर आल्सो मेड ऑफ देम। तो ये सारी चीज़ें हैं फ्रेंड्स। देखिए हुंसगी क्या है? नंबर ऑफ अर्ली पैलियोलिथिक साइट्स वेयर फाउंड हियर। तो अर्ली पैलियोलिथिक साइट्स के सबसे ज़्यादा नंबर हुंसगी में मिले हुए हैं। एट सम साइट्स लार्ज नंबर ऑफ टूल्स यूज्ड फॉर अ सॉर्ट्स ऑफ एक्टिविटी वेयर फाउंड। तो और कुछ साइट्स पे इसके कुछ साइटों पे बहुत सारे टूल्स भी पाए गए हैं, बहुत सारी उनकी एक्टिविटियाँ भी फाउंड हुई हैं। देखिए दीज आर प्रोबेबली हैबिटेशन क्यूम फैक्ट्री साइट्स। तो ये जो हुंसगी का साइट्स है वहाँ पे जो है उनका हैबिटेशन क्यूम फैक्ट्री साइट्स भी हो सकता था। ये प्रोबेबली ये उम्मीद की गई है। इन सम ऑफ द अदर स्मॉलर साइट देयर इज एविडेंस टू सजेस्ट दैट द टूल्स वेयर मेड। सम ऑफ द साइट्स वेयर क्लोजर टू स्प्रिंग। मोस्ट टूल्स वेयर मेड फ्रॉम लाइमस्टोन विच इज लोकली अवेलेबल। देखिए सबसे ज़्यादा टूल लाइमस्टोन से बनते थे, जिसको चूना पत्थर कहते हैं, क्योंकि वो वहाँ पे ईजिली अवेलेबल था। देखिए एक इसमें लिखा हुआ है कि फाइंड फ्रांस इन योर एटलस। तो फ्रेंड्स मैं से आपको बोला था आप लोग एटलस ले लीजिए। ये जो भी चीज़ है जैसे बोला फ्रांस को फाइंड करिए, तो ऐसी चीज़ें आप धीरे धीरे अपने आप को एक्सपेंड करिए, अपने माइंड को एक्सपेंड करिए, मैप को देखना सीखिए। बड़े बड़े फॉरेन कंट्रीज़, यूरोपियन कंट्रीज सारी को पॉइंट आउट करिए, देखना स्टार्ट करिए। जैसे बोला कि फ्रांस के कंट्री को मैप में देखिए। और पेंटिंग बिलो इट्स फ्रॉम अ केव इन फ्रांस। एक नीचे एक पेंटिंग दी हुई है जो कि फ्रांस की है। पेंटिंग
और ये 4 स्टूडेंट्स थे जिनके द्वारा 100 साल पहले ये पेंटिंग डिस्कवर की गई थी। पेंटिंग लाइक दिस वेयर मेड बिटवीन 20,000 to 10,000 ईयर एगो बनाए पहले का है। मेनी ऑफ these were of animals such as wild horses, aurochs, bisons, woolly rhinoceros, reindeer and bear painted on the bright color। तो ब्राइट कलर में ये सारे जानवर्स भी वहाँ पे उसमें केव में पेंट किए गए हैं। These colors were made from minerals like ochre और आयरन और एंड चारकोल। और ये जो पेंटिंग के लिए जो कलर यूज किए गए हैं नेचुरली ऑब्टेन किए गए हैं किसके से, या तो आयरन और से निकाला गया है या चारकोल से बनाया गया है, इन सारी चीज़ों से बनाया गया है। इट इज़ पॉसिबल दैट दिस पेंटिंग्स वेर डन ऑन सेरेमोनियल ओकेज़न। देखिए ये पॉसिबिलिटी क्या क्या जताई गई है कि ये जो पेंटिंग है वो सेरेमोनियल ओकेजन्स पे बनाया गया है, या दे वेर मेड फॉर स्पेशल रिचुअल, या किसी स्पेशल रिचुअल्स के दौरान ये पेंटिंग बनाई गई थी। परफॉर्म्ड बाय हंटर्स बिफोर दे वेंट इन सर्च ऑफ प्रे, या तो फिर वो जानवरों के शिकार के लिए जाते थे, उससे पहले ये पेंटिंग बनाते थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो फ्रांस के केव में मिला था, देखिए यही वो पेंटिंग है फ्रेंड्स। देखिए थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ गई हैं। देखिए यही वो पेंटिंग है जो फ्रांस के केव में फाइंड किया गया था। जैसा आपको बताया 4 स्टूडेंट 100 साल पहले इसको फाउंड किए गए थे, और इसने जैसा बेसन का जिक्र किया है, ये है बेसन है। देखिए इसमें पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या थी, पॉसिबिलिटीज़ ये थी कि या तो इस सेरेमोनियल ओकेजन पे बनाया गया हो, या किसी स्पेशल रिचुअल के ओकेजन पे बनाया गया हो, या ये हंटिंग करने जाते थे उसके पहले ये पेंटिंग्स को बनाते थे। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा चैप्टर 2 आवर पास्ट क्लासिक्स एनसीईआरटी का। तो फ्रेंड्स इसमें अगर आपको कोई भी टर्म कोई भी चीज़ें नहीं समझ में आई हो तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और ये जो क्वेश्चंस दिए गए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे उतना ही जो आप पढ़ रहे हो उसका प्रोडक्ट ज़्यादा निकलेगा। देखिए हम लोग को प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा करना है, सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना ही नहीं है। तो क्वेश्चंस प्लीज़ फ्रेंड करिए, फ्रेंड आप पढ़िए। ठीक है, अगर आप नहीं करना चाह रहे, इतना ज़्यादा आप आलस कर रहे हैं, तो ऐसे ही हाथ में मोबाइल लेके इन क्वेश्चंस को देखिए और इस क्वेश्चंस को सॉल्व करिए फ्रेंड्स, करिए। धीरे धीरे क्वेश्चन करेंगे, इनको अप्रोच करने की कोशिश करेंगे, तभी आप सीखेंगे। देखिए इसमें थोड़ा सा मैं जो आपको बता चुका हूँ, मेसोलिथ नियोलिथ ये इसमें बता चुका है। ये क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करिए फ्रेंड्स। जो क्वेश्चन नहीं आता है वो मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइए। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे इंटरेक्ट भी करिए। जितना आप हमसे इंटरेक्ट करेंगे, हमें चीज़ें बताएंगे, उतना हमें आपके लिए और कुछ और अच्छा और बेटर करने के लिए इंस्पिरेशन मिलेगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।